हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक अच्छा क्वेश्चन। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg, रेडियस 1 मीटर, रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. The two forces magnitude 1 Newton each parallel to the incline and act the sphere both a distance 0.5 meter small r from the center of the sphere as shown the figure. The acceleration of the sphere, acceleration पूछ रहा है of the sphere down the plane is meter per second square और g दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, ये जो फोर्स दे रखा है ना, ये एक न्यूटन का दे रखे हैं. ये भी 1 न्यूटन का फोर्स है और ये भी 1 न्यूटन का फोर्स है. तो पहले समझें इसको. ये सेंटर है, सेंटर से 0.5 मीटर स्मॉल आर दूरी पर इस पर फोर्स लग रहा है आपका इधर की तरफ 1 न्यूटन ऐसे लग रहा है. और इससे भी 0.5 मीटर की दूरी पर, दैट मीन्स यहाँ इस वाले पॉइंट पर फोर्स लग रहा है आपका ऐसे, दैट मीन्स ऐसे लग रहा है 1 न्यूटन. अगर हम इसका एफबीडी बनाएं तो तो एक तो सेंटर ऑफ मास पर वेट होगा आपका ऐसे mg. इस mg के कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट तो ये आएगा mg sin 30 डिग्री और एक ये आएगा mg cos 30 डिग्री. तो mg sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो mg/2 लिख देता हूँ. और mg cos 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 mg लिख देता हूँ. एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा n ऐसे, ठीक है. अगर ये प्योर रोल कर रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन भी होगा इस डायरेक्शन में a, और ये घूम भी रहा होगा ऐसे. लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, इसे ऐसे घुमा कौन रहा होगा. अगर तुम ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा. एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को, यहां बनाता हूं, ध्यान से समझना इसको. आप ये देखो, पहले बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट, कौन से पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास, इस वाले पॉइंट, यहीं से तो घूम रहा है, ये रोटेशनल एक्सिस हो गई. इसके अबाउट इसका टॉर्क कितना है 0, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से ही पास हो रही है. इसका भी टॉर्क कितना है 0, क्योंकि इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास हो रही है. और mg/2 का भी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास हो रही है. तो इसका टॉर्क 0 है. लेकिन इसका टॉर्क होगा 1 न्यूटन का भी होगा, इसका भी होगा. कैसे होगा, तो देखो, अगर यहाँ पर ये जो 1 न्यूटन है वो इस तरह से लग रहा है, दैट मीन्स इधर की तरफ लग रहा है 1 न्यूटन. अब इस सेंटर के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालें तो उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पहले थोड़ा सा इसके समझ लेते हैं. यहाँ देखो, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R×F. जैसे कोई बॉडी है और इसमें इस वाले पॉइंट पर फोर्स लग रहा है F, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और पॉइंट, ये जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो पॉइंट है. और मान लो इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है. तो आर वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वहां पे तो आर वेक्टर का हेड आएगा, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां पे टेल आएगा. ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे. तो इसमें आ जाइए, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है इस फोर्स का, तो हेड यहां आएगा आर वेक्टर का और टेल यहां आएगा. इसे एक्सटेंड करें ये, तो ये आर वेक्टर हो गया. अब R×F की जो डायरेक्शन होगी वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी. तो R×F की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड से निकालते हैं. थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूं. राइट हैंड से निकालें तो R×F करिए, R से अपने राइट हैंड की फिंगर को F की तरफ घुमाइए. तो R से F की तरफ घुमाएं, ऐसे छोटे एंगल से ऐसे घुमाएं ऐसे. तो देखो ऐसे. तो जानते हो इसका जो टॉर्क होगा वो इसको, इस 1 न्यूटन का जो टॉर्क होगा वो ऐसे घुमाएगा बेटा इसको. ऐसे ही इसका टॉर्क देखें, ये कैसे घुमाएगा, तो ये ऐसे लग रहा है इस जगह पर इधर की तरफ 1 न्यूटन है ना. तो इसका टॉर्क देखें तो इसको ऐसे घुमा लेता हूं, तो आर वेक्टर अब यहाँ होगा ऐसे, ये आर वेक्टर का हेड. इसको एक्सटेंड कर लो ऐसे, टेल एंगल दिखते हैं ऐसे. अब R×F देखें तो ये भी इसको ऐसे घुमा रहा है, ये R×F ऐसे. दैट मीन्स इसका जो टॉर्क है, इसका टॉर्क ऊपर की तरफ है और इसका भी टॉर्क ऊपर की तरफ है. और ये घुमा किधर रहा है, देखो मेरी उंगली जिधर घूम रही है उधर ही घुमाएगा. मेरी फिंगर किधर घूम रही है,
ऐसे घूम रही हैं, तो ये ऐसे घुमाएगा और ये भी ऐसे ही। तो देखो ये कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये जो टॉर्क होगा, इन दोनों का जो टॉर्क होगा, दोनों मिलके ऐसे घुमाएंगे इसको। लेकिन प्योर रोलिंग अगर कर रहा है तो वो नीचे गिरेगा ना, और नीचे गिरने के लिए ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए अल्फा, जो कि ये अपोजिट कर रहे हैं और ये ऐसे कर रहा है। प्योर रोलिंग की कंडीशन में है तो ये ऐसे घूमना चाहिए, लेकिन ये जो टॉर्क पैदा कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन ऐसे है। तो फिर कौन है जो उसको ऐसे घुमाएगा? कोई तो होगा, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सर गिवन नहीं, अरे तो तुम्हें सोचना चाहिए ना भाई, ऐसा कौन है जो इसे ऐसे नीचे गिराए और ऐसे घुमाए? तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन होना चाहिए बेटा, ये, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। देखो इसका अगर हम टॉर्क देखेंगे तो इसका टॉर्क देखना है तो आर वेक्टर ये हो गया, देखो ये कैपिटल आर, ये वाला, इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब ये ऐसे घुमाएगा, देखो तो देखो ये घुमा रहा है ऐसे, दैट मीन्स ये इसको ऐसे घुमा रहा है, ऐसे तो घुमा रहा है ये, हाँ, तो चाहिए भी ऐसे ही। तो यही है जो इसे ऐसे घुमा सकता है अगर प्योर रोलिंग करनी है तो, बिना स्लिपिंग के, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर फ्रिक्शन तो लगना चाहिए, पहली बात। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसमें अगर हम नेट फोर्स निकालें तो एक डायग्राम और छोटा सा बना दूं मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पर, इस वाले पॉइंट बना देता हूँ या यहीं बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। तो देखो जो ज़रूरत है केवल उसको बनाऊंगा अब, है ना। नेट फोर्स के लिए देखो, देखें ऐसे बना लो, तो देखो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऐसे मोशन तो है नहीं है। और अगर नेट फोर्स निकाल ले तो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स निकालें तो नीचे की तरफ लग रहा है mg/2 और पीछे तरफ लग रहा है फ्रिक्शन F, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ये। और ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल हो गया, और ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ऐसे मोशन है नहीं तो बैलेंस हो गया ऐसे। और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फिर ये बचा और ये बचा, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। तो नेट फोर्स जो लिख सकते हैं m × a बराबर mg/2 - F। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमें F निकालना है। F स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पर प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है, यहाँ पे दोनों पॉइंट साथ साथ होने चाहिए बेटा, है ना। और साथ साथ अगर रखने हैं तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, तभी फ्रिक्शन खुश होगा और साथ साथ रख पाएगा, ठीक है। नंबर 1। दूसरा पॉइंट है घुमा कौन रहा है, तो घुमा यहाँ पर तो दो टॉर्क लग रहे हैं, एक तो ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा हुआ वो है फ्रिक्शन, और ऐसे घुमा रहा है वो इन दोनों का टॉर्क है। तो देखो ये ऊपर की तरफ टॉर्क की डायरेक्शन आ रही थी ऐसे, और इसका टॉर्क किधर आ रहा है, देखो थंब किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, तो इसका क्रॉस थंब आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, टॉर्क की डायरेक्शन आ रही है नीचे। तो नीचे की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया है और अपवर्ड की डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान लिया है। तो नेट टॉर्क लिखें अबाउट सेंटर इक्वल टू कितना, I अल्फा। और नेट टॉर्क लिखते हैं तो पहले फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क लिखें, तो क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, R×F लिखते हैं, या मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो लिखते हैं RF sin थीटा। अगर इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाएं, ये बना ली लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की, और इस पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछ रहा है वहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें लाइन ऑफ एक्शन पर, उसे बोलते हैं R परपेंडिकुलर। तो ये थीटा क्या होता है, टेल एंगल लेते हैं, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा आर वेक्टर को, ये तो हेड टेल हो गया, टेल एंगल थीटा ये हो गया, तो ये भी थीटा होगा। और इसमें साइन थीटा लिखें तो आर परपेंडिकुलर बटे ये आर, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज लगाएं तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी आर साइन थीटा। तो इस आर साइन थीटा की जगह ले सकते हो आर परपेंडिकुलर टू एफ। तो आर परपेंडिकुलर क्या होता है समझ में आया, लाइन ऑफ एक्शन पर जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर कर दो, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं, इसका टॉर्क लिखूं पहले एफ का, तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई, और यहां से परपेंडिकुलर करें ऐसे, तो आर परपेंडिकुलर हो गया कैपिटल आर, तो क्या तो लिखें एफ इंटू कैपिटल आर। देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से ही जा रही है, रोटेशनल एक्सिस से पास हो रही है, तो आर परपेंडिकुलर जीरो है, इसका टॉर्क जीरो होगा, इसका भी टॉर्क जीरो होगा, और mg/2 का भी टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि इन सब की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है, रोटेशनल एक्सिस से। अगर रोटेशनल एक्सिस से ही लाइन ऑफ एक्शन पास होगी तो आर परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, और आर परपेंडिकुलर जीरो तो टॉर्क जीरो हो जाएगा।
तो इसीलिए केवल इसका टॉर्क होगा और वो भी कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और 1 न्यूटन और 1 न्यूटन का भी टॉर्क होगा, लेकिन कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों का। अभी समझाया मैंने डायरेक्शन आपको। तो इसीलिए इसे मैंने माइनस माना है, तो इसीलिए कितना, 1 न्यूटन फोर्स है तो 1 इंटू स्मॉल आर। आर परपेंडिकुलर कितना हो गया इसमें, स्मॉल आर। ये भाई ये आर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना, फोर्स ऐसा लग रहा है ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई, और ये आर परपेंडिकुलर हो गया, ये रहा, क्योंकि स्मॉल आर के बराबर है। तो स्मॉल आर ब्रैकेट लगा लो, प्लस इसका भी 1 अप और आर, ये भी डाउनवर्ड है इसीलिए डाउनवर्ड है, दोनों को जोड़ देंगे। और ये इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए ये प्लस और ये माइनस रखा है मैंने, नेट टॉर्क ये मैंने कंसीडर कर लिया है। बराबर किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो रोटेशनल एक्सेस जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा है उसी के अबाउट मोमेंट में से लिखते हैं। और ये सॉलिड स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास यहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से रोटेशनल एक्सेस, इसलिए 2/5 mr², और 2/5 m, और रेडियस इसकी है कैपिटल आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर तो ये पूरी थी यहाँ से यहाँ तक, ये जो इसकी जो रेडियस है ना ये कैपिटल आर है ये वाली, और ये स्मॉल आर थी, ठीक है। तो ये इंटू अल्फा, प्योर रोलिंग है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है ए बराबर आर अल्फा, कैपिटल आर लिखना, ठीक है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर प्योर रोलिंग होगी बॉटम वाले पॉइंट पर। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, कंटिन्यूस प्योर रोलिंग, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है, कंटिन्यूस प्योर रोलिंग की कंडीशन है। तो यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो ए अपॉन आर लिख सकते हैं, और ए अपॉन आर लिख सकते हैं तो अल्फा की वैल्यू लिख दो ए अपॉन आर। एफ आर, ये देखो ये आपका कितना हो गया, 1r प्लस 1r, तो ये 2r हो गया। और 2r आपको नहीं लगता कि भाई r की वैल्यू 0.5 है, तो 2r की वैल्यू 1 होगी ऐसे मीटर, और कैपिटल आर भी तो 1 मीटर ही है, कैपिटल आर कितना है 1 मीटर, स्मॉल आर 0.5 मीटर है। तो इसीलिए ये जो हो जाएगा 2r मतलब 1 मीटर और 1 मीटर मतलब कैपिटल आर, तो इसे आप लिख सकते हो कैपिटल आर। और एक आर से एक आर कैंसिल कर दो, और 2/5 इस m की वैल्यू कितनी दे रखी है, m की वैल्यू रखी है 1 kg, तो 1 kg वैल्यू पुट कर दो, और एक आर से आर कट गया है तो एक आर बचा, और एक्सेलरेशन a, यहाँ से आर कॉमन ले लो तो f - 1 इजुकल टू 2/5 आर a, तो इस आर से फिर आर काट दो, यहाँ से f निकालो तो 1 को इधर ले आओ तो 2/5 a + 1 हो जाएगा। क्या f की वैल्यू इतनी आई, यहाँ रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखेंगे तो इसे एक नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, कहाँ करूँ, एक पेज ले लेता हूँ, यहाँ कर लेते हैं। तो ये फ्रॉम 1 में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर यहाँ रखें तो m की वैल्यू कितनी, ma = mg/2 - f, m की वैल्यू तो 1, तो ये a हो गया केवल, m की वैल्यू 1 और g की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा m की वैल्यू 1 और g की वैल्यू 10, ये /2, और f की वैल्यू अभी हमने निकाली है ब्रैकेट में 2/5a + 1, तो a = ये हो जाएगा 5 - 2/3a और -1, इसको धर ले आओ इस वाले को, तो a + 2/3a = ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 3/5a/3, ऐसे a = कितना हो गया 4, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एक सेकेंड, ये 2/5 है, ये 2/5, तो ये कितनी होगी, आ जाएगी 7, 5 एलसीएम लेंगे ना तो 5 और 2 7, a/5 = 4, तो a = आएगा 20/7 मीटर/सेकंड²। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2.857 मीटर/सेकंड² आएगा। तो इसका आंसर आप या तो 2.85 लिखो या 2.86। जानते हो जो क्वेश्चन इसका है, ये पहली बात इंटीजर टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इंटीजर टाइप में तो इंटीजर भरते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, और इसकी जो क्वेश्चन में जो की है उसकी रेंज दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 2.85 और 2.86 ऐसे ही रेंज दे रखी है। तो आपको इसमें से रेंज दे रखी है तो 2.85 ही भर देता हूँ, पर क्वेश्चन का जो ऑफिशियल आंसर था वो 2.85 यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी रेंज दे रखी थी, इतना हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।